नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इग्नू से बीएड डिस्टेंस मोड से करने के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। इग्नू यूनिवर्सिटी ने दोस्तों यहाँ पर बीएड डिस्टेंस मोड के लिए एंट्रेंस टेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर दिए हैं। आपका एंट्रेंस टेस्ट 16 मार्च 2025 को होगा। फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 21 फरवरी 2025 है। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ से इग्नू से बीएड करना चाहते हैं डिस्टेंस मोड से, वो ये वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। एक एक बात, एलिजिबिलिटी के बारे में सारी बातें, और इग्नू से बीएड करने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी पूरी करनी है, कितने मार्क्स चाहिए और क्या क्या सब्जेक्ट आपको वहाँ पर चूज करने पड़ेंगे, सारी बातें इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिए दोस्तों, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों ये है प्रोस्पेक्टस इग्नू बीएड का। आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है दोस्तों, या तो ये प्रोस्पेक्टस अच्छे से पढ़ लीजिए फॉर्म भरने से पहले, या फिर ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जानकारी के अभाव में आप अपने समय और पैसे दोनों का नुकसान करते हैं। आपको सही एलिजिबिलिटी की जानकारी होनी चाहिए। ये जो प्रोस्पेक्टस है, इसको डाउनलोड करने का लिंक हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल गया है। वहां से आप ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कीजिए और अच्छे से इसको रीड कीजिए। अगर आप रीड करने में सक्षम नहीं है तो आप ये वीडियो देख लीजिए, इसमें सारी बातें अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट के एलिजिबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों ड्यूरेशन की अगर बात करें, ओपन से बीएड करने के लिए इग्नू में आपको मिनिमम 2 साल मिलेंगे। मिनिमम 2 साल का ये पूरा कोर्स है, और मैक्सिमम इसको पूरा करने के लिए आपको 5 साल का समय इग्नू की तरफ से मिलेगा। तो उस हिसाब से आप इसको पूरा कर सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों रहेंगे, जो भी आपके लिए सही रहेगा वो आप चूज कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी इस चीज को ध्यान से समझिए दोस्तों। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आपको 50% मार्क्स के साथ या तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, इसलिए इन चीज़ों को बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहीं पर एलिजिबिलिटी को लेकर गलती कर जाते हैं, और एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद जब उनका रिजल्ट और एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो जाता है, फिर भी वेरिफिकेशन में उनको बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी को सही से समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर मास्टर डिग्री मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। और अगर साइंस टेक्नोलॉजी से आपने बैचलर डिग्री की है तो मिनिमम 55% नंबर आपके होने चाहिए। इसके साथ एंड करके लिखा है, जो फॉलोइंग कैटेगरी है वो लोग एलिजिबल होंगे बीएड ओडीएल के लिए। सबसे पहले यहाँ पर ट्रेंड इन सर्विस टीचर होना चाहिए। ट्रेंड का मतलब आपको बताने वाला हूँ क्या होता है। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी एनसीटी से रिकॉग्नाइज आपने कोई भी रेगुलर मोड में टीचर एजुकेशन प्रोग्राम अगर कर रखा है, तो ही आप इग्नू से बीएड ओडीएल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये जो मार्क्स की यहाँ पर परसेंटेज मांगी गई है, उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा एससी ओबीसी को और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। यहाँ पर लिखा है मास्टर डिग्री अवॉर्डेड विदाउट ए फर्स्ट डिग्री इज नॉट एक्सेप्टेड फॉर पर्पस ऑफ एकेडमिक स्टडीज इन इग्नू। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके मास्टर डिग्री में फर्स्ट डिग्री मतलब यानी 60% से ज्यादा मार्क्स, सॉरी 60% से अगर कम मार्क्स हैं, तो शायद आपकी मास्टर डिग्री यहाँ पर वैलिड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये लाइन लिख दी है। हालांकि ऊपर इन्होंने बोला है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स, दोनों ही बातें बोल दी हैं। इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा एक बार। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हमने ये देख लिया कि कौन लोग एलिजिबल हैं। अब जानना जरूरी ये है कि कौन लोग एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती वही लोग करते हैं। ओनली दोज कैंडिडेट हुज रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड एंड आर अदरवाइज क्वालिफाइड एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द एंट्रेंस फॉर्म आर एलिजिबल टू अपेयर इन द एंट्रेंस टेस्ट। केवल वो कैंडिडेट जिनका हर तरीके का रिजल्ट आ चुका है, मार्कशीट उनके हाथ में है, और जिस दिन वो एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं, उस दिन वो पूरी तरीके से एलिजिबल है। उनका कोई भी रिजल्ट अवेटेड नहीं है, ना तो ग्रेजुएशन का, या फिर अगर मास्टर कर रहे थे तो मास्टर का भी कोई रिजल्ट यहाँ पर अपियरिंग में नहीं है, तो ही वो लोग वैलिड माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं माने जाएंगे। द स्टूडेंट हु हैव डन देयर डीएलएड प्रोग्राम, डीएलएड जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रोग्राम होता है 2 साल का, simultaneously with their graduation or master degree through whatever combination of both are not eligible for admission to IGNOU BEd program। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप सभी को जाननी है। ऐसे जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने डाइट 2 साल की जो डिप्लोमा होता है टीचिंग का, उसके साथ में ग्रेजुएशन कर ली है, या फिर मास्टर डिग्री और ग्रेजुएशन साथ में कर ली है, या फिर इनमें से कोई भी चीजें एक साथ कर ली हैं। एक साथ करने के अलावा अगर कुछ दिन का ओवरलैप भी हो रहा है, मान लीजिए आपने डिप्लोमा का कोर्स पूरा कर लिया है लेकिन रिजल्ट आपका नहीं आया है, और आपने रिजल्ट आने से पहले ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है, या फिर ग्रेजुएशन के रिजल्ट आने से पहले मास्टर डिग्री में एडमिशन ले लिया है,
तो ऐसी स्थिति में जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, उन सभी स्थिति में आप इग्नू से बीएड करने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है। अगली लाइन पढ़ रहा हूं। इफ अ सर्टेन पीरियड ऑफ वन प्रोग्राम कंसीड्स ओवरलैप विद द अदर प्रोग्राम, इट विल बी रिगार्डेड एज टू प्रोग्राम हैव बीन डन साइमल्टेनियसली। यानी कि आप समझ गए कि अगर आपका एक प्रोग्राम का रिजल्ट पूरी तरीके से नहीं आया है और उससे पहले ही आपने दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लिया है, चाहे वो कोई भी कोर्स है, तो अगर 2-4 दिन का भी गैप हो रहा है या महीने भर का भी गैप हो रहा है रिजल्ट में, और आपने एडमिशन पहले ले लिया है, तो ये माना जाएगा कि आप 2 प्रोग्राम साथ में कर रहे हैं और इस तरीके से आप इग्नू से बीएड करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इस प्रोस्पेक्टस में यही है, जो आप सभी को अच्छे से समझनी पड़ेगी, नहीं तो आप अपना समय और अपने पैसे दोनों को खराब करेंगे। तो एक सलाह मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पर टीचिंग लाइन से कैंडिडेट देख रहे हैं वीडियो, चाहे आप सर्विस में हैं चाहे आप सर्विस में नहीं हैं, आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई भी कोर्स एक साथ नहीं करना चाहिए। एक कोर्स का रिजल्ट पूरा आने के बाद ही किसी अन्य कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट को बाद में हर तरीके से सफर करना पड़ता है जब उसकी एलिजिबिलिटी को बाद में कंसिडर नहीं किया जाता। तो बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने एक साथ चीजें कर ली हैं, एक साथ कोर्स कर लिए हैं, या ओवरलैप भी हो गया है, क्योंकि यहाँ पर तो ओवरलैप की बात भी कर दी गई है, तो ऐसे सभी लोग यहाँ पर इग्नू से बीएड नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला है यूजीसी, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर कहते हैं कि यूजीसी ने बोला है कि एक साथ रेगुलर या डिस्टेंस मोड में या पार्ट टाइम मोड में कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है इग्नू नोटिफिकेशन जो कि 2 सितंबर 2022 को आया था, उसमें बोला गया था साइमल्टेनियस एडमिशन रजिस्ट्रेशन इन टू एकेडमिक प्रोग्राम विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर प्रोग्राम्स कमिंग अंडर द रेगुलेटरी बॉडी। तो ऐसे जितने भी कोर्स हैं जो रेगुलेटरी बॉडी द्वारा अलग से चलाए जा रहे हैं, जो कि जैसे आपका बीएड है या फिर डिप्लोमा 2 साल का होता है, ये टीचिंग के कोर्स जो एनसीटीई या फिर एआईसीटीई, ये जो अलग से ऑटोनोमस बॉडीज हैं, इनके द्वारा डिजाइन किए गए हैं, ऐसे सभी प्रोग्राम साइमल्टेनियसली कोर्स के अंडर में नहीं आते हैं। यानी इन कोर्सेज के साथ आप कोई भी किसी भी तरह का कोर्स, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो ओपन मोड हो, आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है। तो जितने भी टीचर ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि आप साथ में कोई भी कोर्स ना करें, एक कोर्स का रिजल्ट आने के बाद ही अगले कोर्स में एडमिशन लें। अगला जो जी पॉइंट है, द एप्लीकेंट हु हैव कंप्लीटेड 1 ईयर डिप्लोमा थ्रू फेस टू फेस मोड एंड सेकंड ईयर थ्रू ओडीएल मोड, और इससे उल्टा भी अगर किया है तो विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर एडमिशन। एच पॉइंट है, इफ एन एप्लीकेंट हैज नॉट गॉट हिज एडमिशन कैंसल्ड एंड टेकन ए गैप ईयर फ्रॉम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन टू कंप्लीट द डिप्लोमा। यानी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने डिप्लोमा में एडमिशन ले रखा है और 1 साल आपका पूरा हो चुका है, और उसके साथ साथ आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया था, तो अब आप ग्रेजुएशन में जो एग्जाम है, आपने ग्रेजुएशन को छोड़ दिया है उस समय बिना एडमिशन कैंसिल कराए, और डिप्लोमा आप पूरा कर रहे हैं, और डिप्लोमा पूरा करने के बाद आप ग्रेजुएशन को पूरा कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी ये दोनों कोर्स साइमल्टेनियस माने जाएंगे, और उस स्थिति में भी आपको इग्नू के बीएड में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो इग्नू की पॉलिसी है एडमिशन को लेकर और साइमल्टेनियस कोर्स को लेकर, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर सख्त आप देख सकते हैं। किसी भी तरह की गुंजाइश इन्होंने छोड़ी नहीं है एडमिशन के लिए और सख्ती के लिए। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप इग्नू से बीएड करना चाहते हैं। अगर आप ये नियम फॉलो कर पा रहे हैं और एप्लीकेबल है ये नियम आपके ऊपर, तो ही आप एडमिशन ले पाएंगे, अदरवाइज आपको एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम फॉर्म नहीं भरना चाहिए अगर आप एलिजिबल नहीं है। एक और अच्छी बात यहाँ पर यह है दोस्तों, आपका इन सर्विस होना जरूरी नहीं है, यानी कि आपका टीचिंग जॉब में होना कंपलसरी नहीं है इग्नू से बीएड करने के लिए। यहाँ पर लिखा है बोथ इन सर्विस एंड प्री सर्विस कैंडिडेट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। यानी जो सर्विस कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट या सरकारी स्कूल में आप टीचर हैं, लेकिन वो स्कूल रिकॉग्नाइज्ड है, तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने बाकी एलिजिबिलिटी पूरी करी है जो यहाँ पर मैंने आपको बताई, और आप जॉब नहीं कर रहे हैं, तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। लेकिन जॉब जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए, और जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी एक कंपलसरी कंडीशन ये है कि उनको एडमिशन के टाइम पर ऐसा स्कूल से सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि वो स्कूल आपको ड्यूरिंग द बीएड, जितने टाइम आप बीएड का कोर्स करेंगे उतने समय में जो भी इग्नू की इंटर्नशिप रहेगी, वो आपको पहले से ही सर्टिफिकेट स्कूल से बना के देना पड़ेगा कि हम इस स्कूल में इंटर्नशिप करेंगे। यानी एडमिशन के टाइम पर ही आपको पहले से ही अपना स्कूल सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन से स्कूल में इंटर्नशिप करने वाले हैं,
और उसी स्कूल से एडमिशन, जब आप यहाँ पर बीएड में एडमिशन लेंगे तो उसी स्कूल से आपको लिखवा करके सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओबीसी कैंडिडेट जो होंगे, ओनली द सेंट्रल लिस्ट विल बी कंसिडर्ड। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। पॉइंट नंबर पी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरीज इफ दे क्वालिफाइड अंडर द जनरल मेरिट। जितने भी एससी एसटी ओबीसी या पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं, अगर उनकी मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, ज्यादा आ जाते हैं और वो जनरल कैटेगरी को टच करते हैं, तो उनको जो एडमिशन मिलेगा वो जनरल कैटेगरी से मिलेगा और उनकी रिजर्व कैटेगरी से एडमिशन यहाँ पर नहीं मिलेगा। साफ साफ लिख दिया गया है। एडमिशन आपका किस तरीके से होगा, एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, कौन एडमिशन ले सकता है कौन एडमिशन नहीं ले सकता, सारी बातें आपको साफ साफ बता चुका हूं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एडमिशन किस तरीके से होगा, एंट्रेंस टेस्ट का आप फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट है वो 16 मार्च 2025 यहाँ पर रखी गई है, जो कि अभी फिक्स है। हो सकता है इग्नू इसमें चेंज कर दे, तो वो बाद में इग्नू की वेबसाइट पर आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर 16 मार्च बताया गया है, तो हम 16 मार्च ही इसको मानेंगे। आपका जो फाइनल एडमिशन है वो तभी होगा जब आप मेरिट में सिलेक्ट हो जाएंगे और एडमिशन काउंसलिंग में आपके डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी, सारी डेट्स को देखा जाएगा कि कौन सा रिजल्ट पहले आया था, कोई ओवरलैप तो नहीं है। यदि आप पूरी तरह से एलिजिबल वहां पर पाए जाएंगे तो ही आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। जो यहाँ पर सपोर्ट सेंटर होते हैं, जो स्टडी सेंटर होते हैं, मैक्सिमम 50 सीट यहाँ पर एक स्टडी सेंटर को अलॉट रहती है। फीस की अगर बात करें, पूरे 2 साल के जो बीएड है आपका यहाँ पर 55,000 रुपये आपको फीस जमा करनी पड़ेगी। ये फीस आपको एक ही बार में जमा करनी पड़ेगी और फीस आपको केवल एंट्रेंस एग्जाम के बाद, जब आपका क्वालिफाई हो जाएगा, जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जाएंगे, उस समय आपको 55,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट पे करना पड़ेगा एक बार में। जामिया में ये फैसिलिटी रहती है दोस्तों कि वहां पर अलग अलग ईयर की फीस अलग अलग ली जाती है, लेकिन इग्नू में आपको पहले ही साल में यानी एडमिशन के टाइम पर, काउंसलिंग के टाइम पर 55,000 रुपये की फीस जमा करनी पड़ेगी। डिमांड ड्राफ्ट से जमा होगी, ये बातें आपको जब एडमिशन होगा तब बता देंगे। अब बात कर लेते हैं कि इग्नू से अगर आप बीएड में एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या क्या कोर्सेज या क्या क्या इंटर्नशिप आपको करनी होगी। यहाँ पर फर्स्ट ईयर के कोर्स लिखे हैं, कोर कोर्स 16 क्रेडिट के हैं। कंटेंट बेस्ड मेथोडोलॉजी कोई 2 सिलेक्ट करनी है 8 क्रेडिट के। वर्कशॉप रहेगी आपकी 4 क्रेडिट की। ईपीसी 1 और 2 रहेगा 4 क्रेडिट का। इंटर्नशिप 1 रहेगी 4 क्रेडिट की। इसी तरीके से सेकंड ईयर में आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। टोटल आपको 72 क्रेडिट करने पड़ेंगे पूरे प्रोग्राम के लिए। फर्स्ट ईयर में आपके जो कोर कोर्स रहेंगे वो ये 5 सब्जेक्ट रहेंगे अलग अलग क्रेडिट के हिसाब से, और कंटेंट बेस्ड में आपको इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एनी 2 कोर्स आर टू बी ऑप्टेड। तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वही आपको सिलेक्ट करना है। और आपको ये सलाह दूंगा, जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं उन्हीं सब्जेक्ट की पेडागोजी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी चाहिए। वर्कशॉप 1 रहेगी आपकी। वर्कशॉप कितने दिन की होगी वो भी बताने वाला हूं, और आपकी इंटर्नशिप कितने दिन की रहेगी वो भी बताने वाला हूं। ईपीसी इंटर्नशिप 1 और सेकंड ईयर के जो कोर कोर्स रहेंगे वो ये रहेंगे। टोटल 4 आपके सब्जेक्ट रहेंगे। ऑप्शनल रहेंगे जो सेकंड ईयर में, उनमें से कोई, इन चारों सब्जेक्ट में से कोई सा भी एक आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ता है। तो जो भी आपके लिए सही लगे वो आप इनमें से चारों में से सिलेक्ट कर सकते हैं। ज्यादातर कैंडिडेट गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कोर्स यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कोर्स सेकंड ईयर में इनमें से लेंगे। वर्कशॉप 2 रहेगी आपकी। इसके बाद सेकंड ईयर के 2 ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहते हैं, ड्रामा एंड आर्ट, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। और जो फर्स्ट ईयर में जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहते हैं वो ये रहते हैं ईपीसी के 2 सब्जेक्ट, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द टेक्स्ट और एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। तो ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। फिर आती है आपकी इंटर्नशिप 2 यानी सेकंड ईयर की इंटर्नशिप। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप कितने दिन की रहेगी। 4 हफ्ते की फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप रहेगी और सेकंड ईयर की इंटर्नशिप आपकी 16 हफ्ते की रहेगी, जो कि आप कौन से स्कूल में करेंगे। आप किसी भी अपर प्राइमरी जो 8वीं तक के स्कूल होते हैं, सेकेंडरी 10वीं तक और सीनियर सेकेंडरी 12वीं तक के स्कूल में, चूजन बाय यू एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यानी ये स्कूल कौन सा होगा ये आपको एडमिशन के टाइम पे ही बताना पड़ेगा, बाद में ऑप्शन नहीं मिलेगा। यानी आपको स्कूल से पहले से ही बात करके रखनी पड़ेगी कि आप वहां इंटर्नशिप करेंगे, और वो स्कूल आपको लिख करके अलाउ करके देगा, और वो सर्टिफिकेट आप एडमिशन के टाइम पर इग्नू में जमा करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं जो आपको समझनी है।
अगर आपको इग्नू से बीएड करनी है। काउंसलिंग सेशन की अगर बात करें, जो आपकी क्लासेस रहेंगी वो आपकी वीकेंड्स पे रहेगी, सैटरडे संडे और लॉन्ग हॉलीडेज। तो ये आपको अगर काउंसलिंग सेशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेने में ही फायदा रहेगा। 30% वेटेज आपके असाइनमेंट का रहेगा, जो असाइनमेंट्स इग्नू में बनवाए जाते हैं, और 70% वेटेज आपका जो टर्म एंड आपके थ्योरी एग्जाम रहेंगे उनका रहेगा। The student will have to obtain at least D grade in each course in both continuous and terminal evaluation separately। तो हर कोर्स में कम से कम D ग्रेड आपको लाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल और थ्योरी सभी में, और ओवरऑल ग्रेड कम से कम C ग्रेड होना चाहिए पूरे कोर्स को पूरा करने के लिए। वर्कशॉप के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नियम है, वो आपको जानना पड़ेगा ताकि एडमिशन से पहले ही आपको सारी बातें पता हो। ए लर्नर कैन नॉट अटेंड बोथ द वर्कशॉप इन 1 ईयर, यानी एक साल में आप दो वर्कशॉप अटेंड नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई कैंडिडेट सोचे कि फर्स्ट ईयर में आपने वर्कशॉप छोड़ दी और सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप और सेकंड ईयर की दोनों वर्कशॉप कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि फर्स्ट ईयर एक वर्कशॉप 1 और वर्कशॉप 2 में एक साल का गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों इग्नू के जो नियम हैं बीएड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सिस्टमेटिक हैं। अगर आप ये नियम फॉलो कर सकते हैं तो ही आप यहाँ पर एडमिशन लीजिए, अदरवाइज आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैन बी अटेंडेड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटीज इंटर्नशिप 1। इंटर्नशिप करने के बाद ही आप फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड ईयर की वर्कशॉप तभी अटेंड कर सकते हैं जब आपने सेकंड ईयर की जो इंटर्नशिप है वो पूरी कर ली है। गैप ऑफ 1 एकेडमिक ईयर, एकेडमिक ईयर जो दोस्तों जो होता है हमारा अप्रैल से मार्च ही चलता है एकेडमिक ईयर। तो एकेडमिक ईयर का जो गैप है पहली वर्कशॉप और दूसरी वर्कशॉप में होना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकंड ईयर में आप दोनों वर्कशॉप अटेंड नहीं कर सकते अगर आपकी फर्स्ट ईयर वाली छूट गई है। तो एकेडमिक ईयर का जो गैप रहता है वो यहाँ पर पूरा करना पड़ेगा। ए लर्नर हैज टू कंप्लीट ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू इंटर्नशिप 2 बिफोर वर्कशॉप 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली वर्कशॉप से पहले इंटर्नशिप पहली करनी पड़ेगी और दूसरी वर्कशॉप से पहले जो सेकंड ईयर की इंटर्नशिप है वो पूरी करनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पर वर्कशॉप अटेंड कर पाएंगे। ये इनका ग्रेडिंग सिस्टम है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों ये आपके एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म भरने के लिए कुछ कोड दिए गए हैं। एंट्रेंस टेस्ट का दोस्तों फॉर्म किस तरीके से भरना है उसकी वीडियो हमारे चैनल पर अलग से हम डाल देंगे, ताकि आपको हेल्प हो जाए और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस पता लग जाए कि आपको ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म किस तरीके से भरना है। ये स्टेट के कोड हैं, जो भी आपका स्टेट रहेगा उस तरीके से आपको यहाँ पर कोड देखकर एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म में सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली का 07 है, बाकी राज्यों का यहाँ पर लिखा है। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी, जो आप वहाँ क्वालिफिकेशन भरेंगे एंट्रेंस टेस्ट में, उसके कोड भी यहाँ पर सारे लिखे हैं। तो जो भी क्वालिफिकेशन आप वहाँ पर भरेंगे उसके कोड यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन से क्वालिफिकेशन का क्या यहाँ पर कोड लिखा है। दोस्तों उम्मीद है आपको सारी बातें अच्छे समझ आ गई होगी, एलिजिबिलिटी के बारे में, फीस के बारे में। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पर बहुत सारे जो इश्यूज हैं उनके बारे में लिखा गया है, उनसे रिलेटेड कॉन्टैक्ट नंबर, कंट्रोलिंग ऑफिसर्स उनके नंबर और ईमेल आईडी सारी दी गई है। तो जो भी आपका इशू है आप यहाँ पर अपने इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं ईमेल के जरिए और फोन नंबर्स के जरिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरने वाले हैं एंट्रेंस का 2025 के लिए, वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। द कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई द एंट्रेंस, जो आप एंट्रेंस अगर क्वालिफाई करते हैं तो आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एट द रीजनल सेंटर एट द टाइम ऑफ एडमिशन काउंसलिंग विद ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट। अगर आपका एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाता है तो एडमिशन काउंसलिंग के समय जो भी रीजनल सेंटर आपको मिलेगा वहां पर आपको सभी डॉक्यूमेंट के साथ एप्लीकेशन फॉर्म जो भी वो देंगे और जो आप यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भरने वाले हैं वो आपको वहां पर जमा करना पड़ेगा। तो सभी साथी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसका अच्छे से प्रिंट करके या पीडीएफ सेव करके रख लेंगे, क्योंकि एडमिशन के टाइम पर आपको वो जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा फॉर्म भरते समय अगर आप परसेंटेज अपनी भर रहे हैं तो अप टू 2 डेसिमल तक, यानी दशमलव के 2 अंकों तक आपको पूरी भरनी है और इसको राउंड फिगर नहीं करना है। मान लीजिए आपकी परसेंटेज 55.19 ही लिखी है मार्कशीट में, तो ऐसा का ऐसा ही वहां पर लिखना है। इसको 55.00 या फिर 56.00 नहीं करना है और पॉइंट के 2 संख्याओं तक यहाँ पर परसेंटेज भरनी है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपके एडमिशन के टाइम पर लगेगी और ओरिजिनल के साथ उनको वेरीफाई किया जाएगा। यहाँ पर आपके जो कागज चाहिएंगे वो चाहिए आपका 10वीं क्लास 12वीं क्लास की मार्कशीट, उनकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चीजें, और जो आपका एंट्रेंस टेस्ट का हॉल टिकट होगा ओरिजिनल चाहिए।
डिग्री और मार्कशीट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी एप्लीकेबल होगी वो चाहिए। जो आपने टीचिंग कोर्स किया है एनसीटी रिकॉग्नाइज उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा जिस इंस्टीट्यूट से आपने कोर्स किया था उस इंस्टीट्यूट का एनसीटी रिकॉग्निशन का लेटर भी उस इंस्टीट्यूट से आपको लाना पड़ेगा कि वो इंस्टीट्यूट जिस साल आपने कोर्स किया था उस साल में वो रिकॉग्नाइज था या नहीं था। अगर आपको लेटर नहीं मिलता तो आपकी जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट होगा उसमें रिकॉग्निशन की जानकारी होनी चाहिए छपी हुई। यहाँ पर साफ लिखा है if the recognition letter is not available then the certificate issued by the institution should contain the detail of letter number। तो रिकॉग्निशन का लेटर नंबर मिलता है, डेट मिलती है इंस्टीट्यूट को, तो वो या तो सर्टिफिकेट अपना वाला देंगे फोटोकॉपी करके और अटैच करके, या फिर आपकी मार्कशीट पर लेटर नंबर और डेट रिकॉग्निशन की लिखी होनी चाहिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए रिकॉग्नाइज अपर प्राइमरी और प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल से जहां पे आप इंटर्नशिप करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एडमिशन के टाइम पर ही आपको उस स्कूल से बात करके उससे कागज लेके आना पड़ेगा कि आप वहां पर इंटर्नशिप करेंगे, तो पहले ही आपको यहाँ पर ये चीजें करनी पड़ेगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल फोटोकॉपी आपको ले जाना है। इसके अलावा ओरिजिनल एक्सपीरियंस कम एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आप किसी स्कूल में जॉब करते हैं तो उस स्कूल से आपको इन सर्विस सर्टिफिकेट लेकर जाना है कि आप उस स्कूल में जॉब करते हैं और कितने समय से कर रहे हैं वो भी लिखवा के लेकर जाना है। एज पर द फॉर्मेट गिवन एनेक्सर 1, हालांकि इन्होंने लिखा है एनेक्सर 1 के फॉर्मेट में, लेकिन पूरे प्रोस्पेक्टस में कहीं पर भी एनेक्सर 1 मुझे नहीं मिला है। फ्यूचर में मिलेगा तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। एफिडेविट बाय स्टूडेंट पेरेंट गार्जियन, हालांकि एफिडेविट का फॉर्मेट भी इस पूरे प्रोस्पेक्टस में कहीं नहीं मिला है। अगर किसी कैंडिडेट को मिलता है तो कृपया टेलीग्राम ग्रुप पर सूचित कर दीजिए ताकि सभी कैंडिडेट को ये सूचना मिल सके। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इग्नू ओपन बीएड के बारे में, जिसमें बहुत सारे सख्त नियम हैं इग्नू के ओपन बीएड से। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं और समझ गए हैं सारी बातें तो ही आपको एंट्रेंस का फॉर्म भरना चाहिए, अदरवाइज नहीं भरना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो और ये जानकारी अच्छे से समझ आ गई है दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी कैंडिडेट को इग्नू से बीएड के बारे में 2025 के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।